क्या आपको पता है इंडिया में सालाना 5.5 लाख लोग एमबीए करते हैं और आप लोगों में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो एमबीए करके बिजनेस को और ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं या कॉर्पोरेट में एक बहुत अच्छी जॉब को पाना चाहते हैं। लेकिन जॉब करने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एमबीए करना, वो भी इतना ज्यादा पैसे लगाकर, क्या ये सेंस की बात है? शायद नहीं। बेहतर होगा कि अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करके दूसरों का बिजनेस संभालना चाहते हैं तो बिजनेस को और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीजें समझें और पैसा और टाइम बचाकर बिजनेस में लगाएं। ये ज्यादा सेंसिबल होगा। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं जॉश कॉफमैन की बेहतरीन किताब द पर्सनल एमबीए के बारे में। इस बुक में हम एमबीए के 10 कोर प्रिंसिपल्स कवर करने जा रहे हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली अगर आप बड़ी जॉब पाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या बिजनेस में ऑलरेडी हैं। इन प्रिंसिपल्स को बिजनेस में लगाएं और आप अपने बिजनेस को बेहतर परफॉर्म करते हुए देखेंगे। इस बुक द पर्सनल एमबीए के कंपैरिजन में ट्रेडिशनल एमबीए काफी महंगा होता है। वो आपको पुराने हो चुके कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब की गारंटी भी नहीं देते हैं। इससे बेहतर है कि हम कुछ बुक्स खुद से खरीदें और इतना ज्यादा टाइम और पैसों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से कुछ चीजें ट्राई करें। द पर्सनल एमबीए एक ऐसी बुक है जिसमें सारे बिजनेस कॉन्सेप्ट मौजूद हैं जो आप एक एमबीए कोर्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक सोलो वेंचर चला रहे हैं या $1 बिलियन ब्रांड। इस वीडियो में बताए गए 10 फैक्टर में से किसी एक को भी बाहर निकाल देने से आपके पास कोई बिजनेस नहीं रहेगा। एक बिजनेस जो दूसरों के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता है वो सिर्फ एक हॉबी है। एक बिजनेस जो लोगों का ध्यान नहीं खींचता है वो फ्लॉप है। एक बिजनेस जो अपनी वैल्यूज को बेच नहीं पाता वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। एक बिजनेस जो प्रॉमिस करता है अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता तो वो एक स्कैम है। एक बिजनेस जो इतना पैसा नहीं बनाता है ताकि इसको आगे भी ऑपरेट किया जा सके तो आखिर में ये बंद हो जाएगा। तो इससे पहले हम इस बुक को और भी डिटेल में समझना शुरू करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक पेपर पेन जरूर लेकर बैठें ताकि आप बुक में दी गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नोट कर सके और बाद में रेफरेंस के लिए चेक कर सके, या फिर आप अभी इस वीडियो को पूरा देख लें और बाद में वापस से पेपर पेन के साथ देखें ताकि कंटेंट रिवाइज भी हो सके। हम आपको वापस से एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने सच में एमबीए करने का सपना देखा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप ज्यादातर चीजें आज इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे और अपनी लाइफ में आज से ही इन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो चलिए फिर इन सभी 10 कोर प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। वैल्यू क्रिएशन, ये ढूंढना कि लोगों को किस चीज की जरूरत है और फिर इसे क्रिएट करना। हर सक्सेसफुल बिजनेस कुछ न कुछ वैल्यूबल क्रिएट करता है। ये दुनिया लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के अवसरों से भरी पड़ी है और आपका एज अ बिजनेस पर्सन काम ये है कि उन चीजों को पहचाने जो लोगों के पास नहीं है और फिर इसे अवेलेबल करवाने का कोई तरीका ढूंढे। जब आप लोगों को वैल्यू देते हैं वो अलग अलग रूप में हो सकती है, लेकिन इसका पर्पस एक ही होता है, लोगों की लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाना। आप लोगों के साथ लेन देन नहीं कर सकते तब तक आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ वैल्यूबल ना हो। बिना एक अच्छे मार्केट के आप एक गलत बिजनेस में हैं। मार्केट का एक आयरन लॉ है कि अगर आपके पास लोगों का बड़ा ग्रुप नहीं है जिसे वो चाहते हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो आपके पास एक बिजनेस बिल्ड करने के चांसेस कम है। आपका रेवेन्यू पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लोगों को वो चाहिए हो जो आप ऑफर कर रहे हैं। मार्केट को इवैल्यूएट करने के 10 तरीके। मार्केट में उस चीज की कितनी अर्जेंसी है, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट साइज क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग पोटेंशियल क्या है, कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट क्या है, वैल्यू को लोगों तक पहुंचाने की कॉस्ट क्या है, आपके पास देने के लिए क्या अलग है, आपने प्रोडक्ट कितना जल्दी मार्केट में फैलाया, शुरुआती इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका अपसेल पोटेंशियल क्या है और इसका हमेशा के लिए पोटेंशियल क्या रहने वाला है। आपकी फर्स्ट सेल के बाद आपको कितना ज्यादा काम करना पड़ेगा लगातार सेल्स को बनाए रखने के लिए। हैसल प्रीमियम, इसमें आप कुछ लोगों से उनकी परेशानी कम करने के बदले में पैसा लेते हैं। इसमें वो प्रोजेक्ट या टास्क शामिल होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, अच्छे रिजल्ट्स पाने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, कॉम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, जो लोगों को उनकी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी से भटकाती हैं, जिसमें प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कुछ खास टूल चाहिए होते हैं या ऐसे रिसोर्स चाहिए होते हैं जिन्हें रखना मुश्किल होता है। जितना आप लोगों का हैसल दूर कर सकते हैं उतना ज्यादा आप उनके हैसल प्रीमियम के लिए पैसा ले सकते हैं। दी जाने वाली वैल्यू डिसाइड करती है कि आपकी ऑफरिंग के बदले आपके कस्टमर कितना पैसा देना चाहेंगे।
आप इसे ओला उबर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इन कंपनीज ने लोगों की लाइफ से बहुत सी हैसल को दूर किया और इसलिए ये कंपनीज आज पैसा भी बना रही हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी इतनी बड़ी कंपनी बनाएं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास दिखें और आप ऐसा प्लान ढूंढ पाएंगे जिससे आप लोगों की लाइफ से परेशानी दूर कर सकें और ये आपका एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। आइटरेशन साइकिल, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट्स जो सीखने और फीडबैक को प्रायोरिटाइज करें ताकि आप फ्यूचर में इंप्रूवमेंट करने पर फोकस कर सकें। देखें कि आसपास क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। उन आइडियाज के बारे में सोचें कि इंप्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अंदाजा लगाएं कि आपके कौन से आइडियाज सबसे बेहतर काम करेंगे। उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करें जिनका आपने डिसाइड किया है कि वो बेहतर काम करेंगे। इन बदलाव के कारण आए चेंजेस को मेजर करें। डिसाइड करें कि किन चेंजेस को रखा जाए और किन को नहीं। इस प्रोसेस को रिपीट करें। डायरेक्ट अप्रोच के साथ प्रॉब्लम या पहले से ही एंड प्रोडक्ट बना देना, ये वो चीज है जिसमें आप फीडबैक लेने की और ये देखने की सभी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं कि आपके कस्टमर्स के लिए क्या काम करेगा और क्या नहीं। और ये तरीका अक्सर बहुत महंगा और बेकार होता है। फीडबैक आपके एक्चुअल पोटेंशियल कस्टमर से आना चाहिए। लोग क्या कहते हैं ये रिकॉर्ड करना जरूरी है, लेकिन ये भी देखें कि लोग क्या करते हैं और दोनों में अंतर देखें और बिल्कुल अपनी आलोचना से टूटे नहीं। हो सकता है लोग आपके क्वेश्चन के वो आंसर ना दे पाए जैसा एक प्रोडक्ट डिजाइनर या एंटरप्रेन्योर देता है, लेकिन ये आपको उस तरफ तो इशारा कर ही देता है जो आपको डिसीजन लेने की तरफ ले जा सकता है। एक एनालिसिस टेक्निक की मदद से डिसाइड करें कि लोग एक्चुअल में क्या चाहते हैं। उनसे कुछ सिंपल सवाल पूछें। एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। लोगों को ये 4 ऑप्शन दें। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है और सबसे कम कौन सी। ये आप तब तक करते रहें जब तक आपको उन चीजों की रियल अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं और जिसके बारे में लोगों को फोर्स नहीं करना पड़े। सिर्फ अंदाजा लगाकर काम करना गलत होने पर आपका दिन बिगाड़ सकता है। ये वो मेन चीज है जो आपके बिजनेस वेंचर की संभावना को बढ़ाती है। मार्केटिंग, सिर्फ वैल्यू ऑफर करना काफी नहीं है। अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता। लोग जिन्हें पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हैं, वो उसे कैसे खरीद सकते हैं जो आप ऑफर कर रही हैं। मार्केटिंग नोटिस किए जाने के बारे में है और सेल्स डील को क्लोज करने के बारे में। मार्केटिंग ऐसे कस्टमर को ढूंढने की आर्ट और साइंस है जो उस चीज में एक्टिवली इंटरेस्टेड हो जो आप ऑफर कर रहे हैं। मार्केटिंग का पहला रूल ये है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर की अटेंशन लिमिटेड है, तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं वो है बोरिंग होना। आपको लोगों की मार्केटिंग के जरिए अटेंशन पानी है। लोग हमेशा फिल्टर करते रहते हैं ये डिसाइड करने में कि किस पर ध्यान दिया जाए और किस पर नहीं। आपको उन फिल्टर्स तक पहुंचना होगा। रिसेप्टिविटी इस बात का मेजर है कि लोग किस तरह से आपकी मार्केटिंग या मैसेज को ले रहे हैं। इसके 2 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, क्या और कब। अगर आपके मैसेज का तरीका ऐसा है कि ये खास आपके कस्टमर के लिए ही लिखा गया है, तो इसकी संभावना है कि आप उनका ध्यान खींच सकेंगे। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको नोटिस किया जाए अगर आपका ईमेल स्पैम फोल्डर में पहुंच रहा है। टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डे टू डे सेंस में देखें तो कब आप लोगों के सामने बेस्ट मार्केटिंग प्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ कब लोग आपके प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मार्केट में एंट्री करने के पॉइंट को मार्केटिंग वर्ल्ड में बहुत ढूंढा जाता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पेरेंट बनने वाले हैं तो आप सबसे पहले जिन ब्रांड्स के कॉन्टैक्ट्स में आएंगे वो ऐसे होंगे जो आपकी बेबी स्टफ की खरीद से रिलेटेड डिसीजन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस पेरेंट को बच्चा होने वाला है उनके घर के लिए खरीदी जाने वाली उन चीजों की लिस्ट पर फोकस करें, उनके शॉपिंग ट्रेंड के हिसाब से जो छोटे बच्चों से रिलेटेड हैं। क्वालिफिकेशन ये डिसाइड करने का प्रोसेस है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके लगाए जाने वाले टाइम के लायक है भी या नहीं, या वो एक अच्छा कस्टमर होगा भी या नहीं। कस्टमर जिनके लिए ज्यादा टाइम, एनर्जी, अटेंशन और रिस्क लेने की जरूरत होती है उनको आपकी प्रायोरिटी की बॉटम लाइन में होना चाहिए। जिनको या तो आपको अप्रोच ही नहीं करना है या फर्स्ट प्लेस में अट्रैक्ट ही नहीं करना है। रिमार्केबिलिटी इस बात का मेजरमेंट है कि किस चीज को कितना रीमार्केट किया जा सकता है। एक होता है वर्ड ऑफ माउथ और दूसरा है सेल्फ एडवर्टाइजिंग मॉडल। रिमार्केबल होना अटेंशन खींचने का सबसे अच्छा तरीका है। स्किल्ड मार्केटर्स सही समय पर सही लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचने पर ध्यान देते हैं। मार्केट में जो आपके प्रोबेबल परचेजर हैं उनके लिए ऐसी मार्केटिंग ढूंढे जो उनकी खरीद से होने वाले एक डिजायर्ड एंड रिजल्ट को कम्युनिकेट करे। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है जब ये खास एक्सपीरियंस या इमोशन पर फोकस करें जो हमारी कोर ह्यूमन ड्राइव से जुड़ी है। मार्केटिंग एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो अलग अलग तरह की डिजायर की फीलिंग क्रिएट करे। आपका मार्केटर होने के नाते ये काम है कि लोगों को जो आप ऑफर कर रहे हैं उसके लिए कन्विंस करें। उनको ये कन्विंस करना है
कि आप जो ऑफर कर रहे हैं वो उनको वही चीज देगा जो वो चाहते हैं। एड्रेसेबिलिटी इस बात का मेजरमेंट है कि कितनी आसानी से आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जो वो चीज ले सकते हैं जो आप ऑफर कर रहे हैं। फ्रेमिंग एक ऐसा एक्ट है जो उन डिटेल्स पर जोर देता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पर कम जोर देता है जो कम इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजों को कम बताकर या बिल्कुल छोड़कर। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हालांकि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो दी जानी चाहिए, अदरवाइज आप अपनी रेपुटेशन खुद ही बिगाड़ लेंगे। कुछ सर्विस फ्री में देना आपके बिल्स तो नहीं पे करेगा, पर ये आपको ट्रैफिक जरूर दिलाएगा और साथ ही आपके भावी कस्टमर को पेड चीजों के लिए परमिशन भी दिलाने में मदद करेगा। परमिशन की है फॉलोअप लेने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए लोगों की परमिशन मांगने में एबल होना बहुत वैल्यूएबल है। ये कनेक्शन बनाने और फॉलोअप लेने के लिए बहुत जरूरी है। उनको इंटरप्ट करने से कोई फ्री वैल्यू देने के बाद फॉलोअप के लिए परमिशन मांगना बेहतर है। जेन्युइन सर्विसेज आपके कस्टमर का ध्यान खींचती है और उनसे परमिशन लेना आपको उन लोगों से कम्युनिकेट करने में मदद करता है जिनके बारे में आपको पता है कि वो इंटरेस्टेड हैं। जब भी आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कराएं तो उनसे जरूर पूछें कि क्या ये अच्छा होगा कि आगे भी हम उन्हें अच्छी सर्विस देते रहें। आप लोगों को अपना मैसेज देने में और फायदे गिनाने में जितना आगे जाएं उतना अच्छा है। हुक वो अकेला फ्रेज या सेंटेंस है जो किसी ऑफर के प्राइमरी बेनिफिट को बताता है। कभी कभी एक छोटा सा और एक कैची फ्रेज होता है। एग्जाम्पल के लिए टी फेरिस की बुक द 4 Hour Work Week और एप्पल आईपॉड की टैगलाइन 1000 songs in your pocket। कॉल टू एक्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर अगला स्टेप ले जिसके लिए आप उसे एनकरेज कर रहे हैं, आपको उन्हें बताना होगा कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा ही साफ साफ बता रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। सेल्स या परमिशन के लिए सबसे बेहतर कॉल टू एक्शन होता है फॉलो। कंट्रोवर्सी भी आपकी मार्केटिंग में इजाफा कर सकती है अगर ये लेजिटिमेट है और किसी को डिफेम नहीं करती हो। इसको सभ्य बनाए रखें। रेपुटेशन बहुत खास चीज है, मूर्ख बनकर इसको बिगाड़े नहीं। सेल्स आपके प्रोस्पेक्ट को एक कस्टमर में कन्वर्ट करती है। आप उन चीजों के साथ लेन देन कर सकते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं। आपके प्रोस्पेक्ट तभी वो चीज लेंगे जब आप वो चीजें दे रहे हैं जो वो असल में चाहते हैं। लेन देन होने के लिए भरोसे का होना बहुत जरूरी है। प्राइसिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सभी प्राइसेस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं और इसे फ्लेक्सिबल बनाए रखें। हर एक बिजनेस वही बेचता है जो उसके पास है। लाखों कस्टमर होने का मतलब ये नहीं है जब कोई भी अपना वॉलेट निकालकर ये ना कहे कि मैं एक चीज खरीदना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे अच्छे बिजनेस अपने कस्टमर का भरोसा हासिल करते हैं और उन्हें ये समझने में मदद करते हैं कि क्यों उनका प्रोडक्ट किसी कीमत के लायक है। सेल्स में सबसे ज्यादा ये चीज होती है कि कस्टमर को वो चीजें समझने में मदद करें कि क्या जरूरी है, फिर उन्हें ये कन्विंस करें कि आप एक्चुअल में इसे डिलीवर करने में कैपेबल हैं। हालांकि एक पोटेंशियल बायर से लेन देन होने से पहले एक जस्टिफाइड प्राइस ही लेना चाहिए। आइए 4 तरह के प्राइसिंग मेथड समझते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एक टिपिकल कॉस्ट प्लस का मतलब है किसी चीज को बनाने या रिप्लेस करने में आई कॉस्ट प्लस आपका मार्जिन। मार्केट कंपैरिजन। सेम टाइप के दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स के रेट्स क्या हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो या नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसकी कीमत क्या होगी अगर ये टाइम के साथ पैसा ला सके। ये उन आइटम्स के लिए काम में आती है जो दूसरे लोगों को शुरुआत में एक बड़ा कॉस्ट देने के लिए जस्टिफाई करती हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो या नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ उन चीजों के प्राइसिंग में काम आता है जो एक ऑनगोइंग कैश फ्लो बना सके। जब कोई बिजनेस बेचा या खरीदा जा रहा हो तब ज्यादातर यही रास्ता अपनाया जाता है। वैल्यू कंपैरिजन। आपके प्रोडक्ट के कस्टमर के लिए कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से कीमत डिसाइड करें। डिस्काउंट लोगों को तब अट्रैक्ट करता है जब ऑफर किसी चीज पर दिया गया हो या उन चीजों पर जिनके भाव कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। जिन चीजों के प्राइस में ज्यादा हेरफेर नहीं किया जा सकता वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी मांग में ज्यादा फर्क नहीं आता, चाहे कीमत घटे या बढ़े। अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करते वक्त कुछ सीमाएं हैं जहां पर आप कुछ खास सेगमेंट को अपील करना बंद हो जाते हैं और दूसरी तरफ के सेगमेंट को अपील करने लगते हैं। इसको प्राइस ट्रांजिशन शॉक कहा जाता है। ट्रांजिशन शॉक को ध्यान में रखते हुए 2 चीजों को खास कंसीडर करना चाहिए। पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी और आइडियल कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि ऐसे प्राइस सेट किए जाएं जो उन कस्टमर को अपील करे जिससे इंश्योर हो कि आप अपने मनचाहे कस्टमर के साथ ऐसे काम करें कि आपको ज्यादा मुनाफा मिले। वैल्यू बेस्ड सेलिंग। ये आपका ऑफर बायर के लिए क्यों वैल्यूएबल है इसको समझने और रीइंफोर्स करने का प्रोसेस है। इस तरह आप सेट प्राइस को सपोर्ट करते हैं। ये सुनने के बारे में है, बोलने के बारे में नहीं है। कि कस्टमर को दी जाने वाली वैल्यू के बारे में है। स्पिन सेलिंग। सक्सेसफुल सेलिंग के 4 फेज। सिचुएशन को समझें, प्रॉब्लम को डिफाइन करें, उस प्रॉब्लम के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन को क्लैरिफाई करें,
प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बाद आप कितना पैसा या कितना फाइनेंशियल या इमोशनल बेनिफिट अपने कस्टमर को दे रहे हैं, ये ट्रस्ट को बिल्ड करने और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने के बारे में है, ताकि आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वैल्यू दे सकें या कम से कम सही फ्रेम में सही इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकें। एजुकेशन बेस्ड सेलिंग ये अपने कस्टमर को ज्यादा इन्फॉर्म्ड और बेहतर कस्टमर बनाने का प्रोसेस है। इसके लिए आपको शुरुआत में कस्टमर पर टाइम तो इन्वेस्ट करना ही होगा, पर यह अक्सर वर्दी भी होगा। आप अपनी डिलीवर करने की एबिलिटी में लगातार ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और बेहतर कस्टमर बनाने में एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं। एक्सक्लूसिविटी ऐसा यूनिक ऑफर या क्वालिटी क्रिएट करना जो दूसरी कंपनी मैच ना कर सके, जैसे एप्पल का आईफोन। एक्सक्लूसिव ऑफर एक हाई परसीव्ड वैल्यू मेंटेन करते हैं। एक्सक्लूसिव होना आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में ज्यादा सेंस ऐड कर देता है। 3 यूनिवर्सल करेंसीज रिसोर्सेज टेंजिबल हो सकते हैं, जैसे पैसा, गोल्ड, ऑयल। रिसोर्सेज फिजिकल होते हैं, आप इन्हें हाथ में पकड़ सकते हैं। टाइम अगर आप काम पर घंटे के हिसाब से जाते हैं, आप एक निश्चित समय को एक पैसे से ट्रेड कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ये थोड़ी अंडररेटेड है। एक सैलरी पाने वाला इंसान होना एक सीधा एक्सचेंज नहीं होता कि आपके एफर्ट के बदले आपको रिसोर्स मिल जाए। आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी। हर नेगोशिएशन में एक करेंसी को दूसरी से कम या ज्यादा करके लेन देन किया जा सकता है। परसुएशन रेजिस्टेंस जब एक कस्टमर को यह एहसास हो जाता है कि उसको किसी ऐसी चीज के लिए कन्विंस किया जा रहा है जिनके बारे में वो खुद श्योर नहीं है, तो वो बात ओवर करने की कोशिश करते हैं। बजाय इससे बेहतर स्ट्रेटेजी ये होगी, आप खुद को एक असिस्टेंट बायर की तरह प्रेजेंट करें। आप उनको पैसे देने के लिए दबाव नहीं डाल रहे होते हैं, आप उनकी मदद कर रहे होते हैं कि वो अपने रिसोर्स वाइजली इन्वेस्ट करें। ट्रिगर्स जैसे कि डेस्परेशन और चेस करना, ऐसे लोग जो रोमांटिक पार्टनर के साथ आए होते हैं वो ये चीजें पहचान लेते हैं और टर्न ऑफ हो जाते हैं। कन्वर्सेशन को ऐसी शेप दें कि कस्टमर को लगे कि वो आपको चेस करें या एक अच्छा कस्टमर बनना चाहें। वैल्यू डिलीवरी हर एक सक्सेसफुल बिजनेस अपने कस्टमर को वो डिलीवर करता है जो उसने प्रॉमिस किया है। वैल्यू डिलीवरी में वो सभी चीजें शामिल होती हैं जो ये इंश्योर करें कि आपके कस्टमर आपसे खुश हैं। अगर परफॉर्मेंस उम्मीद से ज्यादा बेहतर है तो इस पर कस्टमर का क्वालिटी का परसेप्शन भी हाई होता है। अगर परफॉर्मेंस उम्मीद से कम होती है तो परसेप्शन लो होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑफर कितना अच्छा था। लगातार एक्सपेक्टेशन के पार जाने का तरीका है अपने कस्टमर को एक अनएक्सपेक्टेड बोनस देना उस वैल्यू के बाद जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी एक्सपेक्टेशन और कस्टमर रिटेंशन के लिए सबसे मेन प्रिंसिपल है। इसके 3 क्राइटेरिया हैं। यूनिफॉर्मिटी आप सेम चीज डिलीवर करते हैं। कंसिस्टेंसी आप लगातार सेम चीज डिलीवर करते हैं। रिलायबिलिटी आप लगातार सेम चीज डिलीवर करते हैं बिना गलती या देरी करे। अपने कंपटीशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें इनोवेशन में मात दें और हमेशा अमेजिंग प्रोडक्ट बनाते रहें जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी आगे जाए। हमेशा ज्यादा वैल्यू डिलीवर करने पर फोकस करें। फोर्स मल्टीप्लायर्स ऐसे टूल से रिलेटेड हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ज्यादातर ये कॉस्टली होते हैं। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है। किसी फैक्ट्री का मटेरियल इसका एग्जांपल है। सिस्टमाइजेशन ऐसे प्रोसेस जो क्लियर और रिपीटेबल हों। किसी सिस्टम को इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि सिस्टम की एक आउटलाइन तैयार की जाए। चीजें ऐसी हों जिनको बार बार रिपीट किया जा सके। फाइनेंस एक तरह की आर्ट और साइंस है। पैसों को बिजनेस के अंदर आते हुए और जाते हुए देखने के लिए और फिर ये तय करने के लिए कि किस जगह पैसों को लगाया जाए और ये तय किया जाए कि जो आप कर रहे हैं वो रिजल्ट भी दे रहा है या नहीं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो डेटा आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए काम में ला रहे हैं वो जितना पॉसिबल हो सके उतना कंप्लीट और एक्यूरेट हो। जितनी ज्यादा वैल्यू आप होल्ड कर लेते हैं आपके पर्सपेक्टिव बायर के लिए वो उतना कम अट्रैक्टिव ऑफर हो जाते हैं। मेनली 2 तरह की डोमिनेंट फिलॉसफीज होती हैं, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वैल्यू को रोक कर रखा जाए। मिनिमाइजेशन जितना कम हो सके उतनी कम वैल्यू को रोक कर रखा जाए जिससे कंपनी भी संतुष्ट रहे। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी कंपनी के बैंक अकाउंट के कैश इन और कैश आउट पर नजर रखना। कैश 3 एरियाज में मूव करता है। ऑपरेशंस ऑफर्स बेचना और इनपुट खरीदना। इन्वेस्टिंग डिविडेंड्स इकट्ठा करना और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पे करना। कैपिटल पैसा उधार लेना और इसे वापस चुकाना। फ्री कैश फ्लो को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है। जितना पैसा एक बिजनेस अपने अलग अलग ऑपरेशन से इकट्ठा करता है माइनस पैसा जो टूल्स और मटेरियल पे लगाया गया प्लस जो जरूरी चीजें कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। एक कंपनी को जरूरी नहीं है कि वो रिवेन्यू लाने के लिए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में पैसे लगाते ही जाएं।
जितना ज्यादा कैश मतलब उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। इनकम स्टेटमेंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग या अर्निंग स्टेटमेंट, एक सर्टेन पीरियड में बिजनेस में प्रॉफिट का एस्टिमेट। जनरल फॉर्मेट, रेवेन्यू माइनस खर्चे प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट में कई एस्टिमेट और अजम्पशन शामिल होते हैं। बड़े खर्चों को फिर से मैनेज किया जाए और बड़ी कैश फ्लो को भी। बैलेंस शीट, बिजनेस का पैसा और अभी मोमेंट में कितना पैसा देना है इसका स्नैपशॉट बैलेंस शीट होता है। फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू स्टॉक होल्डर इक्विटी। एसेट्स वो चीजें हैं जो कंपनी के पास हैं और जिनकी कोई वैल्यू है, जैसे प्रोडक्ट्स, टूल्स, मटेरियल, स्टॉक एक्सेट्रा। लायबिलिटीज वो जिम्मेदारी हैं जिनसे कंपनी अभी तक मुक्त नहीं हुई है, लोन, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। ओनर्स इक्विटी मींस कंपनी का नेटवर्क, इसमें कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू शामिल है, इन्वेस्टर्स का पैसा और ऐसा प्रॉफिट शामिल है जिसे अभी तक शेयर होल्डर को नहीं दिया गया है। बैलेंस आते हैं रीअरेंजमेंट फॉर्मूला से। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज पर स्टॉक होल्डर इक्विटी। बैलेंस एग्जामिन करके आप ये तय कर सकते हैं कि एक कंपनी सॉल्वेंट है या नहीं। यहाँ कुछ बाइसेस नहीं है जो बैलेंस शीट से इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जैसे करंट इन्वेंट्री, स्टॉक प्राइसेस एक्सेट्रा। रेवेन्यू बढ़ाने के 3 तरीके। अपने कस्टमर्स के नंबर बढ़ाएं जिन्हें आप सर्व करते हैं। सेल्स को बढ़ाकर हर ट्रांजेक्शन का एवरेज साइज बढ़ाएं। कस्टमर की ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। रेज प्राइसेस, आपका आइडियल कस्टमर वो है जो आपका प्रोडक्ट सबसे पहले खरीदता है, अक्सर खरीदता है, सबसे ज्यादा खर्च करता है, आपकी तारीफ फैलाता है और आपकी सर्विसेज के लिए एक प्रीमियम दाम देने के लिए तैयार हो। अगर आप अपने दाम बढ़ा सके और अपने आधे से कम कस्टमर खो दे, तब ये एक अच्छा मूव होगा। प्राइसिंग पावर, ये समय के साथ कीमत बढ़ाने से रिलेटेड है। ये प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में है। लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम के लिए कस्टमर से रिलेशनशिप बनाए रखने पर मिलने वाले बिजनेस की वैल्यू लाइफ टाइम वैल्यू होती है। अपने कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू समझने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम अपने नए कस्टमर को अक्वायर करने में देना चाहिए। कॉस्ट्स, फिक्स्ड, ये कॉस्ट आपको लगानी ही है चाहे आप कितनी ही वैल्यू क्रिएट करें। वेरिएबल, ये रिलेटेड होती है कितनी वैल्यू आप क्रिएट करते हैं। कॉस्ट बचाना आपको रिग्रेट भी कर सकता है, जैसे मिल्क चॉकलेट में ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से ये एक चॉकलेट भी नहीं रह जाएगी, ये चॉकलेट फ्लेवर वाली एक कैंडी बनकर रह जाएगी। इसलिए कम होने वाले रिटर्न्स अवॉइड करें। अभी आप कॉस्ट बचाएंगे तो आगे चलकर बिजनेस में नुकसान देखेंगे। अमोर्टाइजेशन, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ का सटीक अंदाजा लगाने पर, जो कि एक प्रोडक्शन है। ये तब तक काम नहीं करता जब तक आप वो बेच ना दें जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर आपके इक्विपमेंट टाइम से पहले खराब हो जाएं। परचेजिंग पावर, आपके सभी लिक्विड एसेट का टोटल, जिसमें कैश, क्रेडिट और अवेलेबल फाइनेंसिंग भी शामिल है। इससे हम अपने खर्चे और सप्लायर को पेमेंट करते हैं। कैश फ्लो साइकिल, ये बताता है कि किस तरह बिजनेस में कैश फ्लो होता है। ये 2 चीजों से बनता है। रिसीवेबल्स, वो जो प्रॉमिस आपको लोगों ने किए हैं कि वो देंगे, और डेब्ट वो है जिसमें आप लोगों को अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। अपने टाइम के पैसों में वैल्यू लगाना डिसीजन लेने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये आपको तय करने में मदद कर सकता है कि दिए गए ऑप्शन में से अपने पैसों के लिए कौन सा डिसीजन लेना है। खासकर इन्वेस्टमेंट के मामले में ये सही है। पैसा आज खर्च करें या कल खर्च किया जाए, कब हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वो वैल्यू है जो टाइम और रिसोर्स के इन्वेस्टमेंट से क्रिएट होती है। सम कॉस्ट टाइम, एनर्जी और पैसों का वो इन्वेस्टमेंट है जिसे हम वापस नहीं पा सकते। जो मायने रखता है वो ये है कि अब और कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और आप बदले में जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस में काफी सारा पैसा लगा चुके हैं पर आपका बिजनेस ग्रो नहीं किया और फ्यूचर में इसके ग्रोथ के चांसेस भी कुछ ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखने का कोई मतलब नहीं बनता। जो पैसा गया वो संक कॉस्ट है। जरूरी ये है कि अब हम जो लगाने वाले हैं उस पैसे को बचा लिया जाए। कुछ द ह्यूमन माइंड आसानी से समझने के लिए हम ब्रेन को 3 लेयर्स के साथ समझ सकते हैं। हिंड ब्रेन, ये हिस्सा एक्चुअल एक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ये आपके स्पाइनल कोड और नर्व से सिग्नल को भेजने का काम करता है, जिससे आप फिजिकल एक्शन ले पाते हैं। मिड ब्रेन, ये सेंसरी डेटा, इमोशन, मेमोरी और पैटर्न को पहचानने का काम करता है। ये उस इंफॉर्मेशन को लगातार प्रेडिक्ट करके हिंड ब्रेन को भेजते रहने का काम करता है, जो हमारे शरीर को तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार करता है। फोर ब्रेन, ये माइंड के कॉन्शियसली किए जाने वाले काम के लिए है, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, लॉजिक, इरादे बनाना, डिसीजन लेना। ये ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकता है जब तक ये सोचना बंद नहीं कर देता। इस केस में बाकी दोनों ब्रेन अपना नॉर्मल फंक्शन करते रहते हैं। सबसे अच्छी चीज जो आप ज्यादा काम करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप खुद को अपने दिमाग में चल रही आवाजों से अलग कर लें। लोग अपने नजरिए को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे ठंड लगती है तब मैं जैकेट पहनता हूँ। जाहिर सी बात है,
एनवायरमेंट परसेप्शन का एक बड़ा फैक्टर है। ये भी तय करता है कि कौन से एक्शन होंगे जो परसेप्शन को आपके कंट्रोल में लाना पॉसिबल बनाएंगे। ओवर टाइम, अगर एक वर्कर को इनकम से कंट्रोल किया जा सकता है तो उसको ओवर टाइम के लिए ज्यादा पैसे देना आपके काम को भी बढ़ा देगा। पर अगर एक वर्कर इनकम से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ओवर टाइम बढ़ाने से वो एक्चुअल में कम काम करेंगे, क्योंकि इससे वो अपने पैसों के टारगेट पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ये टैक्सी ड्राइवर के लिए भी सच है, जिनकी जब दिन की इनकम हो जाती है तो वो जल्दी घर चले जाते हैं, बजाय कि थोड़ी देर और रुककर अपनी इनकम बढ़ाने के। अगर आप एक बिहेवियर को बदलना चाहते हैं तो या तो आपको सिस्टम के रेफर लेवल को बदलना होगा या माहौल को बदलना होगा जिसमें आपका सिस्टम चल रहा है। लोग आलसी होते हैं क्योंकि आपका दिमाग एनर्जी सेव करना चाहता है। अगर आप कोई बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो इसे डायरेक्ट बदलने की कोशिश ना करें, उस स्ट्रक्चर को बदलें जो उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस से सपोर्ट करता है, और बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होते हैं जब दो सिस्टम एक ही परसेप्शन को बदलने की कोशिश करते हैं। एक सफेद भेड़िया है और एक काला भेड़िया है। एक भेड़िया एक चीज चाहता है और काम को स्लीप की तरह मानता है। दूसरा भेड़िया काम करना चाहता है और वो कुछ मूव करने को काम मानता है। ये दो ऐसे कंट्रोल सिस्टम हैं जो अलग एक्शन की तरफ ले जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को सिर्फ रेफरेंस लेवल पर बदलकर सॉल्व किया जा सकता है, जिस तरह से पार्टी सक्सेस को डिफाइन करती है, और इसे सबसे बेहतर रिजॉल्व सिचुएशन के स्ट्रक्चर को बदलकर किया जा सकता है। जैसे टाल मटोल के लिए रेस्ट करने के लिए अलग से टाइम रखना। स्लीप कंट्रोल सिस्टम को यह श्योर करता है कि यहाँ पर सोने के लिए भी टाइम मिलेगा, जिससे काम करते वक्त आपके परसेप्शन में कमी ना आए। इंसानी दिमाग लगातार पहले से बने हुए पैटर्न्स और इन्फॉर्मेशन पर ही रिलाई करता है। जानकारी के अभाव में किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है कि ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन के गैप को खुद भर देता है। री इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है क्योंकि हमारी मेमोरी फंडामेंटली परमानेंट नहीं है। नई मेमोरीज चीजों को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। आप नई मेमोरीज और इन्फॉर्मेशन को ओल्ड मेमोरीज को इंटरप्रेट करने के लिए भी काम में ला सकते हैं, जो इस ऑल्ट्रेशन के बाद एक दूसरे पार्ट में सेव हो जाती हैं। मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है जो हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को आपस में जोड़ता है जो हमारे एक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनको दो तरह के डिजायर से समझा जा सकता है। उन चीजों की तरफ बढ़ने के डिजायर जिन्हें हम सच में चाहते हैं, उन चीजों से दूर होना जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। मोटिवेशन लॉजिकल या रैशनल नहीं होता, ये एक इमोशन होता है। सिर्फ इसलिए कि आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्शन भी लेंगे। अगर आपको कोई भी दूर जाने का सिग्नल भेजा जाता है तो आप उस रास्ते से दूर जा सकते हैं जिसके लिए आप पहले मोटिवेटेड हुए थे। लॉस अवर्जन एक असली चीज है। लोग किसी चीज के खोने को ज्यादा फील करते हैं, चाहे उनको इस चीज के बराबर दूसरी चीज भी मिल जाए। लॉस अवर्जन को पार कर पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि लॉस होने के रिस्क को इस तरह से लिया जाए कि कोई बड़ी बात नहीं है। थ्रेट लॉकडाउन ऐसी घटना जिसमें हम प्रोटेक्शन मोड में चले जाते हैं, जो हमारे लिए इसे और मुश्किल बना देता है बजाय इसको फिक्स करने के। जब आप थ्रेट लॉकडाउन एक्सपीरियंस करते हैं, सबसे बुरा काम जो आप कर सकते हैं वो है इसे दबाना। ये ऐसा होगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा हो जब उसे इग्नोर किया जाता है। आखिर में ध्यान खींचने के लिए रोना इतना ज्यादा हो जाएगा कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा। कॉग्निटिव स्कोप लिमिटेशन, मूल रूप से लोग सोचने के मामले में बहुत आलसी होते हैं और सोचने में टाइम खर्च नहीं करते। इससे उनकी सोचने की क्षमता पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वर्किंग विद योरसेल्फ, आपकी बॉडी और माइंड वो टूल हैं जिससे काम किए जाते हैं। एक्रेसिया, हमें किसी काम को करना चाहिए लेकिन हम नहीं करते हैं। इस बात को समझने और फील करने के एक्सपीरियंस को एक्रेसिया कहते हैं। ये वो फीलिंग है जो कहती है कि आपको कुछ करना चाहिए लेकिन आप ये तय नहीं कर पाते कि आप इसे करेंगे ही। ये करना चाहिए की फीलिंग हमारे आसपास बनी रहती है लेकिन हम कोई एक्शन नहीं ले पाते और इससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। ग्रीक में इसे कहते हैं खुद के ऊपर से पकड़ खो देना। ये चीजों को करने के बीच की रुकावट है। एक्रेसिया के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक काम, एक डिजायर, एक करना चाहिए की फीलिंग और एक रेसिस्टेंस का इमोशनल एक्सपीरियंस। हम खुद से कहा करते हैं करना चाहिए के अंदाज में कि मुझे डिनर के लिए सैलेड बनाना चाहिए बजाय कि मैक एंड चीज के, या मुझे ये करना चाहिए, या एक कॉल करना चाहिए, या मुझे एक नया बिजनेस आइडिया टेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं करते। हम हमारे हैबिचुअल बिहेवियर में फंसे रह जाते हैं और टाल मटोल करने लग जाते हैं। एक्रेसिया और प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच फर्क ये है कि प्रोक्रेस्टिनेशन वो सिस्टम है जिसके साथ हम किसी काम के लिए एक्शन को डिले करते रहते हैं, जबकि एक्रेसिया वो फीलिंग है जो हमें तब फील होती है जब हमें ये चूज करने का ऑप्शन होता है कि हमें कोई काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे हम टाल मटोल करते हैं बर्तन साफ करने में टीवी देखकर, लेकिन हम एक्रेसिया जब फील करते हैं जब हम टीवी देख रहे हैं जबकि मुझे बर्तन साफ करने चाहिए थे। मोनो आइडियलिज्म, बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अपनी एनर्जी
और अटेंशन को अकेले एक चीज पर फोकस करवाने की स्टेट। इसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं। जैसे एक चैंपियन प्लेयर क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहा होता है, तब वो फ्लो स्टेट में चला जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस, डिसीजन मेकिंग खत्म कर देते हैं। और फ्लो वो स्टेट होती है जिसमें हम बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के फोकस बनाए रख सकते हैं। यह वीडियो रीडर्स बुक क्लब का है। व्यवसाय में सफलता के लिए लोगों के व्यवहार, आदतें और प्रेरणाओं को समझना अनिवार्य है। यह समझने से हमें यह पता चलता है कि लोग क्यों और कैसे निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किस प्रकार की रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। लोग अक्सर अपनी भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, जैसे सुरक्षा, सम्मान और आत्मसम्मान। व्यवसाय में इन आवश्यकताओं का ध्यान रखकर ग्राहकों के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं। प्रेरणाओं का निर्धारण। यह जानना कि किसी व्यक्ति को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं तो कुछ कीमत को। उनके इस दृष्टिकोण को समझने से उत्पाद या सेवा को अनुकूलित किया जा सकता है। आदतें और व्यवहार। लोगों की आदतें उनके दैनिक जीवन के हिस्से होती हैं और ये उनके खरीदारी के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इन आदतों का विश्लेषण करके व्यवसाय यह तय कर सकता है कि उन्हें अपने उत्पादों को कैसे प्रस्तुत करना है। भरोसा और संबंध निर्माण। ग्राहक तब अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं जब वे व्यवसाय पर विश्वास करते हैं। इसीलिए संबंधों का निर्माण और विश्वास अर्जित करना ग्राहकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फीडबैक का उपयोग। ग्राहकों से प्रतिक्रिया लेकर उनके दृष्टिकोण को समझा जा सकता है, जिससे उत्पाद या सेवाओं में सुधार किया जा सकता है और ग्राहक संतुष्ट रह सकते हैं। अरिया किग है।